ऐसा लगता है चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की एक परंपरा बना ली है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बदलाव कर दिया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को अब चुनाव कराए जाएंगे। तारीखों में बदलाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आरएलडी की बसपा की मांग पर की गई है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के डोम समाज के लोगों को आज चंडीगढ़ सीएम आवास संत कबीर कुटीर में आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित करने के बाद उनके साथ भोजन किया। आपको बता दें कि पूर्व में एक रैली में अपने संबोधन के दौरान नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को सरकारी डोम कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को लेकर सरकारी डोम की तरह वो चिल्लाने लगते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी पर काफ़ी हमलावर हुई। अब सीएम नायब सैनी ने जिस तरह से डोम समाज के लोगों को बुलाकर हरियाणा सीएम आवास में सम्मानित किया है और उनके साथ बैठकर भोजन किया है, अब लगता है कि ये मुद्दा कांग्रेस कैश करने में नाकामयाब रही और नायब सिंह सैनी तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाने के साथ साथ इस मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी से छीनकर ले गए। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश राय। बिहार के दरभंगा में 13 नवंबर को एम्स का शिलान्यास हो सकता है। बोल बम कांवरिया सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि 13 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान उन्होंने नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसकी संभावना प्रबल है। इसके साथ ही मंच से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब सुल्तानगंज के बदले अजगैबी नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। इस दिशा में प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं और सरकार आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बिहार के 3 प्रमुख नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल ने सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कांवड़ यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सरकार की गंभीरता का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों के लिए गंभीर है। इसी मौके पर तमाम वैसे श्रद्धालुओं को सम्मानित किया गया जो स्वयं सेवी संगठन बनाकर कांवड़ यात्रियों को मदद पहुंचाते हैं और हर संभव प्रयास के जरिए इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाते हैं। इस तरह के आयोजन पर तीनों नेताओं ने संतोष जाहिर करते हुए साफ साफ कहा कि इस दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास करके उस यात्रा मार्ग को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर विजय सिन्हा ने दलितों की बात की और हिंदू एकता का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू के तमाम जातियों का अधिकार है कि वो शिव के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा जाहिर करे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि मार्ग में एक 100 फीट का शिव मूर्ति लगाया जाएगा ताकि इस इलाके का महत्व बढ़ सके और सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देवघर का नाम रोशन हो और श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा प्राप्त हो सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दिल्ली के जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एएसआई को जामा मस्जिद और उसके आसपास के बिल्डिंगों को सर्वे निरीक्षण करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एएसआई से कहा है कि वो स्केच या टेबल रिकॉर्ड पेश कर यह बताएं कि जामा मस्जिद में जो चढ़ावा या बाकी चीजें मिल रही है उसका उपयोग कैसे हो रहा है। यह भी बताना एएसआई को कि आखिर जामा मस्जिद का उपयोग किस लिए किया जा रहा है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा है कि क्या संविधान में कोई बदलाव किया गया है या नहीं। इससे संबंधित जवाब वक्फ बोर्ड को अगली सुनवाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट को देना होगा।
आपको बता दें कि यह याचिका अजय गौतम और अन्य की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी और याचिका में कहा गया था कि जामा मस्जिद और आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उसे संरक्षित इमारत घोषित किया जाए, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब देखना होगा 11 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण। चुनाव शुरू होते ही नेताओं का एक दूसरे के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाना शुरू हो जाता है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप नेताओं के परिवार को देख करके नहीं, अपने परिवार के बारे में सोच करके वोट दीजिए। जीतन राम मांझी के ऊपर टारगेट करते हुए जीतन राम मांझी ने अपनी बहू जो है दीपा मांझी, उसको इमामगंज से टिकट दिया है। जीतन राम मांझी वहाँ से विधायक थे, सांसद बनने के बाद उपचुनाव में उनकी बहू वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इस पे जीतन राम मांझी ने परिवारवाद की पूरी व्याख्या कर डाली। जीतन राम मांझी ने कहा कि परिवारवाद उसको कहते हैं कि क्रिकेट खेलते खेलते, जैसे तेजस्वी यादव कबड्डी खेलते खेलते तेज प्रताप चुनाव में आ गए, एमएलए बन गए, और रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ गई, उसको परिवारवाद कहते हैं। हमारी बहू दीपा मांझी पहले से भी जिला परिषद थी और अच्छी वक्ता थी, कर्मठ है, मैंने योग्यता के आधार पे अपने बहू को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। हालांकि 4 विधानसभा में उपचुनाव है। आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है कि आप अपने परिवार को देख करके, जनता अपने परिवार को देख करके वोट दे, ना कि नेता के परिवार को देख करके वोट दे। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 900 से ज्यादा गिरकर 79,000 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 24,000 से नीचे बंद हुआ है। निफ्टी में 300 से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। जिस तरीके से FIs बिकवाली किए, इसका पूरा जो असर है वो भारतीय बाजार पर दिखाई दिया है और निवेशकों को आज भारी नुकसान भी हुआ है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में अदानी पोर्ट सबसे ज्यादा 3.23% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, NTPC, बजाज फिंसो, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक जैसे कई जो शेयर्स है वो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा गिरे हैं। कुछ जो शेयर्स है वो तेजी के साथ बंद हुए हैं और निफ्टी में जो गिरावट देखी गई और सेंसेक्स में जो गिरावट देखी गई उससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि अगर जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव को लेकर अस्थिरता है और वहां पर कई आंकड़े भी आने वाले हैं, तो उसका जो असर है वो भारतीय बाजार पर दिखाई दे। में ये देखना होगा कि निवेशकों को इसका भरपाई कब करना होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन के बावजूद भी पटाखों की बिक्री और उसे फोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर की और इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बताएं कि आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया और बैन लगाने में क्या क्या अड़चने आ रही है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो वेंडर पटाखे बेच रहे हैं, अगर वह सही पाया गया, पकड़े गए, तो उनके परिसर को भी सील करने का हम आदेश दे सकते हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पटाखों पर बैन को लेकर के 1200 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया गया है केंद्र सरकार को। हालांकि केंद्र सरकार ने इस प्रपोजल पर फैसला नहीं लिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि प्रपोजल स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है, 1 हफ्ते में फैसला ले। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पिछले 10 दिनों में पराली की हुई घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा है। अब कोर्ट 11 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा, तो देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर क्या अपना जवाब देते हैं और पंजाब और हरियाणा सरकार को से क्या कुछ रिपोर्ट दी जाती है, उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मधुर के साथ गोपाल कृष्ण।
भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आज आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा है जिससे महाकुंभ के मौके पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे न सिर्फ उनका समय बचेगा बल्कि बेहतर सुविधा भी दी जाएगी। ये संगम के पास वोट क्लब है और यहाँ पर आप देखिए कि बाकायदा डेडिकेटेड हेलीपैड बनाया गया है, कंक्रीट का हेलीपैड है, यानी कि ये परमानेंट हेलीपैड बनाए गए हैं। ऐसे 2 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं और ये पुराने नैनी ब्रिज और नए नैनी ब्रिज के बीच में इस हेलीपैड को बनाया गया है, वोट क्लब के ठीक बगल में। अगर देश विदेश से जो भी श्रद्धालु प्रयागराज एयरपोर्ट में लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद सीधे तौर पर एयरपोर्ट के बाहर से चॉपर उनके लिए उपलब्ध होगा। हालांकि ये चार्जेबल होगा और मेला प्राधिकरण इसके लिए अभी फी तय करेगा, यानी कि चॉपर से वो सीधे उड़ान भरने के बाद इस जगह पर लैंड करेंगे और यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर ही संगम है और संगम में डुबकी लगाने श्रद्धालु आसानी से पहुँच जाएंगे। हम आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं, यमुना के दृश्य की तस्वीरें देखिए और इसके आगे गंगा और संगम नज़र आ रहा होगा साफ तौर पर। यहाँ पर जो आप देखिए कि नदी किनारे जो हम कह सकते हैं क्रूज़ खड़ा है, इसी क्रूज़ के ज़रिए जो श्रद्धालु आएंगे वो सीधे यहाँ से संगम की तरफ जाएंगे, यानी कि ये जो रास्ता है, ये जो सुविधा है बेहद आसान है और निश्चित तौर पर जो विदेशी सैलानी खास तौर पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भक्त लोग आएंगे, उनको खासा हम कहेंगे कि फ़ायदा पहुंचने वाला है, उनकी समय की बचत होगी और जल्द से जल्द वो संगम में पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। तो महाकुंभ के मौके पर योगी सरकार तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो श्रद्धालुओं को दे रही हैं। अभी देखिए यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है, घाटों को चमकाया दमकाया जा रहा है क्योंकि छठ पूजा भी अब नज़दीक है। तो यानी कि दीपावली के ठीक बाद छठ पूजा की भी तैयारी की जा रही है, महाकुंभ की भी तैयारी ज़ोरदार तरीके से की जा रही है और जो श्रद्धालु आएंगे, हम खासतौर पर हवाई यात्रा के ज़रिए जिनकी चॉइस है पहुंचने की, एयरपोर्ट से चॉपर के ज़रिए फिर वो सीधे इस जगह पर लैंड करेंगे और यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर जा कर के संगम नदी में, संगम में डुबकी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। दिवाली खत्म हो चुकी है लेकिन अब छठ पूजा की शुरुआत बस होने ही वाली है। एक दिन बाकी है, कल से नहाई खाई की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर अभी भी यात्री जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने गृह प्रदेश जा रहे हैं ताकि छठ अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बना सकें, परिवार के साथ संयुक्त रूप से जो है ये पर्व मनाने का ये प्रचलन है और ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी ये यहाँ पर लाइन है अपने परिवार के साथ। सबकी कोशिश है कि हम जो है त्योहार पर घर पहुँचे। ये बता देते हैं कि छठ पूजा के लिए खास तौर से भारतीय रेल ने जो है वो 7,296 ट्रेन्स, अलग स्पेशल ट्रेन्स चलाई हुई है। जनरल डिब्बे जो है उनको भी बढ़ाए हुए ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि फिर भी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। तो पर व्यवस्था ढंग से चला रहे हैं यहाँ पर लाइन, जिस हिसाब से बना रखा है व्यवस्था तो ठीक कर रखा है, मगर एक चीज़ गलत कर दिया सरकार ने। क्या? टिकट कम से कम जो है ना वेटिंग टिकट देना चाहिए था, जो वहाँ से बनाया उनका कंफर्म कर देना चाहिए, नहीं तो उसको सफ़र करना चाहिए। 7,296 ट्रेन नई जो है वो चलाई गई है, बावजूद उसके जो यहाँ पर स्टेशन पर इतने भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्हें मुश्किल हो रही है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। बहरहाल हर एक यात्री की कोशिश है कि वो छठ पर अपने परिवार के साथ जल्दी से जल्दी जाकर के ये त्योहार मनाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। महाकुंभ 2025 के प्रमुख स्नान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के एक दिन पहले और एक दिन बाद नहीं चलेंगे शहर में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन। प्रमुख स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद ये वाहनों को शहर में चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और लोगों को जागरूक करने की भी तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ मैं राजकुमार, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।